हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का जो बेसिक है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का नाम क्या है? दो चरों वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है और ये लेक्चर हिंदी मीडियम करेगा। तो देखिए ध्यान से, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका बेसिक हमें आज स्टार्ट करना है। और इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके एग्जाम्पल और उसका जो बेसिक जानकारी है वो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल में एक इक्वेशन होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चर का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लो। दो चर का मतलब होता है कि एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, या फिर यू और वी। हिंदी में एंड क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। ठीक है, यू और वी। उसके बाद मान लिया कि ए एंड बी, या ए और बी। ठीक है, दो चर का मतलब क्या है कि ए बी सी डी के जो लेटर होते हैं उनमें से दो अक्षर एक समीकरण में एक साथ आ जाए। ठीक है, दो लेटर एक साथ एक इक्वेशन में आनी चाहिए, जैसे कि ए प्लस बी, यू और वी, एक्स और वाई, यानी दो वेरिएबल अगर किसी भी इक्वेशन में आपको दिखते हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? दो चर वाली समीकरण कहलाती है। समझ रहे बात? आगे समझाऊंगा अभी। चर देखिए, दो का मतलब क्या हो गया कि टू। दो का मतलब आपने सीख लिया कि टू होनी चाहिए, यानी टू वेरिएबल होनी चाहिए। और चर का मतलब क्या है कि जैसे एक्स और वाई चर हो गया, यू और वी चर हो गया, ए और बी चर हो गया। अब ये चर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, टू चर है ना। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि दो चर में एक समीकरण होनी चाहिए। अब रैखिक का मतलब क्या होता है? लीनियर। इसको हिंदी में क्या मतलब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, लीनियर। और लीनियर का मतलब होता है वन। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? वन समीकरण, मतलब वन पावर होनी चाहिए। रैखिक समीकरण होनी चाहिए, मतलब रैखिक समीकरण क्या होती है? जिसकी घात एक होती है, पावर एक होती है हमेशा। तो यानी लीनियर का मतलब क्या होगा? वन होगी पावर। और समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण तो आपने सीख रखी है 8th क्लास में, 10th क्लास में बेसिक में आपने सीखा है कि समीकरण क्या होती है, जिसमें इक्वल का निशान होता है, बराबर का चिन्ह होता है, वो समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से, ये तो केवल बेसिक बताया मैंने, चैप्टर का नाम में जो छुपा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिस समीकरण की घात एक होती है, पावर हाईएस्ट एक होती है, उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। टू का मतलब क्या होता है? दो का मतलब क्या होता है? टू, यानी दो चीज़ें होनी चाहिए। और चर का मतलब दो चर होनी चाहिए। अगर किसी समीकरण के अंदर दो चर है और वो रैखिक समीकरण है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब यहाँ से एक एक बात हम सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको चर पढ़ने, चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, और उसके बाद रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण मैंने आपको पीछे भी समझाया था, है ना, चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था, पर एक बार मैं दोबारा आपको समझा लेता हूँ रैखिक समीकरण क्या होती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल दो, रैखिक समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, रैखिक समीकरण किसको बोलती है? यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होती है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है चैप्टर 2 में, तो फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूँ कि रैखिक समीकरण क्या होती है? वह समीकरण, वह समीकरण जिसमें, वह समीकरण जिसमें चर राशि की
चर राशि की अधिकतम घात यानी पावर अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझना क्या है कि रैखिक समीकरण हम किसको बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दी है रैखिक समीकरण से, फिर हम आएंगे दो चर वाली रैखिक समीकरण पे। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे अब देखिए रैखिक समीकरण दो चर में भी हो सकती है, एक चर में भी हो सकती है और तीन चर में भी हो सकती है। ठीक है, रैखिक समीकरण एक चर में भी हो सकती है, यानी जिसमें वन वेरिएबल हो। रैखिक समीकरण टू वेरिएबल में भी हो सकती है और थ्री वेरिएबल में, फोर वेरिएबल में, इस तरह एंड सो ऑन तक हो सकती है। ठीक है, तो देखिए पहले रैखिक समीकरण, देखिए 3x प्लस में 5 हो गया, ये एक रैखिक समीकरण है, ये वन वेरिएबल में है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक आ रहा है, यानी x केवल वेरिएबल है और इसकी घात कुछ नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी जो घात होती है, पावर होती है, वो वन होना चाहिए। x की पावर यहाँ कुछ नहीं है, अगर घात कुछ नहीं तो वन मानना है आपको। पावर यहाँ कुछ नहीं दिख रही तो वन मान लो पावर, तो यानी 3x प्लस 5 में जो x की घात है वो वन मानी जाएगी। अगर किसी समीकरण में वेरिएबल की पावर, चर की घात अगर एक है तो वो रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, ये एक चर में रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से आप दो चर में भी ले सकते हैं, x प्लस वाई माइनस में 5। देखिए ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, x और y है, इसमें दो चर आ रहे हैं और हाईएस्ट पावर दोनों की क्या है, वन है, तो मतलब ये क्या है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो x प्लस वाई प्लस में z माइनस में 8, अगर समीकरण की बात चल रही है तो इक्वल में जीरो जरूर आएगा। ठीक है, अगर समीकरण की बात है तो बराबर में जीरो आना जरूर है। हम समीकरण पढ़ रहे ना कि बहुपद। ठीक है, अब आप बात समझ रहे हो कि देखिए दो चर वाली रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर दो चर है। ठीक है, और दोनों की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। अगर रैखिक समीकरण आपको चाहिए तो घात वन होनी चाहिए दोनों चरों की। तो यहाँ पर अगर घात कुछ नहीं है तो वन आप मान सकते हो, वन ही होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो x प्लस वाई माइनस 5 अगर समीकरण है तो इक्वल में जीरो होना जरूरी है। तो यानी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है और ये तीन चर वाली रैखिक समीकरण है। इसमें देखिए रैखिक समीकरण में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात आपको चेक करनी है। देखिए यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं है पावर में, तो यहाँ वन मान सकते हैं, यहाँ भी आप वन मान सकते हैं, यहाँ भी आप वन मान सकते हैं। अब देखिए चर की अधिकतम घात एक हो रहा है, तो यह रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, ये तीन चर में रैखिक समीकरण है, ये दो चर में रैखिक समीकरण है, ये एक चर में रैखिक समीकरण है। क्योंकि इस समीकरण के अंदर एक ही चर है, वेरिएबल इसमें एक ही है, तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर है तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है। इसमें तीन चर है तो ये तीन चर में रैखिक समीकरण है। ऐसे क्या होती है, रैखिक समीकरण होती है, एंड सो ऑन आदि। यहाँ आप लिख सकते हैं आदि, बहुत सारी समीकरण हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, आदि करके यहाँ पर भी फुल स्टॉप आप लगा लें। ठीक है, तो देखिए अब आपको बात समझ में आ रही है कि रैखिक समीकरण बेसिकली हम बोलते किसको है, कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी समीकरण की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो वन होनी चाहिए, चर की जो घात होनी चाहिए वो एक होना चाहिए हमेशा। देखिए यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो ये कहलाती है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण एक चर में भी हो सकती है, दो चर में भी हो सकती है, तीन चर में भी हो सकती है, चार चर में भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा लिया है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये तीन चर वाली रैखिक समीकरण है, एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारी समीकरण हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए रैखिक समीकरण आपने सीख लिया है, अब आपको सीखना है दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें केवल दो चर आएंगे। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है,
अब देखिए, अगर दो चर वाले की बात कर रहा है तो केवल दो चर आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा था कि रैखिक समीकरण बोला था, अगर ये बोलता है कि एक चर वाली रैखिक समीकरण बताओ तो केवल में एक चर लिखता है एग्जाम्पल में, लेकिन इसने केवल कहा कि रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण एक चर में भी हो सकती है, दो चर में भी हो सकती है, तीन चर में भी हो सकती है, तो सारे एग्जाम्पल मैंने रैखिक समीकरण के यहाँ लिख दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। देखिए पार्ट का जो नाम है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, यानी दो चर में रैखिक समीकरण है। अब हम केवल इस चैप्टर के अंदर दो चर वाली रैखिक समीकरण की बात करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें जो बातें करनी है वो दो चर वाली रैखिक समीकरण की करनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से आपको लिखना है, इसके आगे से तो मैं यहाँ से लिखना है स्टार्ट करता हूँ, डेफिनेशन पहले इसकी, ठीक है, परिभाषा लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वह समीकरण, वह समीकरण जिसमें दो चर हो, वह समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चरों की, और दोनों चरों की, और दोनों चरों की अधिकतम घात, और दोनों चरों की अधिकतम घात। इसको एक काम करो, आप यहाँ से लिख लो, ठीक है, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ, इसको आप यहाँ से लिख लो, थोड़ा सा भी जगह बच जाएगी, ठीक है। तो वह समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चरों की, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, अब जो दोनों चरों की अधिकतम घात, दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, वह समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो, उसे दो चर वाले उसे दो चर वाले उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे आपने लिख लिया है, ध्यान सुन लो पहले कि दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, वह समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल दो यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि x प्लस में y इक्वल टू 8, दो चर है और इक्वल का निशान है तो समीकरण है, मतलब यानी दो चर में एक समीकरण है ये, और इन दोनों चरों की हाईएस्ट पावर 1 1 है। देखिए मैंने क्या लिखा था कि वह समीकरण जिसमें दो चर है, ठीक है, दो चर है हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो चर है, x और y दो चर है, फिर क्या कहता है, और दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो, तो यहाँ पर भी घात एक मानी जाएगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर भी घात एक मानी जाएगी। अब देखिए इन दोनों चरों की घात एक है और इक्वल में 8 है, तो मतलब ये क्या है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इक्वल का निशान है तो समीकरण है, और इसमें x y दो चर है तो दो चर में है, और घात एक है तो रैखिक है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 5 भी हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर भी दो चर है, x और y दो चर है, और दोनों की घातें अगर आप देखिए यहाँ पर तो 1 1 मानी जाएगी, तो ये भी क्या है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 4u प्लस में 3v इक्वल टू √2। अब देखिए यहाँ पर भी दो चर u और v आ रहे हैं, और दोनों की अगर घातें आप देखते हैं, पावर देखते हैं तो 1 1 मानी जाएगी, तो यानी ये भी क्या है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है। आदि आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ रहा होगा
कि दो चर वाली रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें बेसिकली दो चर होते हैं। अब देखिए चर क्या होते हैं, अगर जिस बच्चे को नहीं मालूम है कि चर क्या होती है, तो देखिए ABCD में जो लेटर होती है ना सारी, अगर वो किसी समीकरण के अंदर आपको दिख रहे तो वही होते चर। और अचर भी होते, कांस्टेंट होते, जैसे ये नंबर है, जितने भी नंबर होंगे उनको अचर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में कांस्टेंट। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या कि वह समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x + y = 8 और 3x + 4y = -5, 4u + 3v = √2 आदि। यानी इसमें दो चर है और दोनों की हाईएस्ट जो घात है वो एक एक है, तो ये क्या है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है। अब आपने सीख लिया होगा, इसको आप नोट कर ले पहले एक बार। अब डियर स्टूडेंट, आपने लिख लिया होगा। अब आगे देखिए आप, सबसे पहले अब हम इसमें दूसरी हेडिंग क्या पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज होगा, ठीक है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो या जनरल फॉर्म बोल लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इस हेडिंग की मैंने इंग्लिश भी लिख लिया है, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश भी समझ में आई, ठीक है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा आप, दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर युग्म भी था, ठीक है, यहाँ पर समीकरण युग्म भी लिखा हुआ था। अगर आप चैप्टर का नाम ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब युग्म का मतलब क्या होता है, देखिए चैप्टर का नाम यहाँ पर युग्म मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, आप लिख लेना। देखिए चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर, समीकरण का जो युग्म होना चाहिए यानी पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए एक, ठीक है। तो देखिए जोड़ा कैसे होगा अभी समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी दो समीकरण क्या होंगी, जोड़े में होंगी दी हुई। जैसे कि यहाँ पर देखिए मानक रूप से हम सीखते हैं कि अगर दो समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर युग्म का मतलब होगा कि एक जोड़ा होना चाहिए समीकरण का। तो मान लिया एक समीकरण ax + by + c = 0 है, ठीक है। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है इस रूप में होती है हमेशा, पर यहाँ पर हमें दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म चाहिए, ठीक है, यहाँ पर युग्म भी है, ठीक है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, यानी पेयर होना चाहिए, यानी यहाँ पर दो समीकरण आपको सीखनी है, ठीक है। तो दूसरी इसको मानेंगे a1, इसको b1, इसको c1, और इसको समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, a2x b2y c2 = 0, ठीक है। तो ये दोनों मैंने क्या लिखे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लिखा है। ये क्या है, ये युग्म है, यानी समीकरणों का युग्म है, ठीक है। युग्म का मतलब क्या है, पेयर है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, पेयर है और मानक रूप है, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, जो मतलब पहली वाली समीकरण है ना, दो चर में समीकरण है, यानी दो समीकरणों का युग्म है। तो जो एक समीकरण होगी वो हम क्या बोलेंगे, a1x b1y c1 0, और जो दूसरी समीकरण होगी उसको a2x b2y c2 0। जैसे कि मान लिया x + y = 5, या फिर ऐसे लिख लो आप x +
एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू, मान लिया यहाँ पर 0 है, फिर 3x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये दो समीकरण एक साथ लिखी है मैंने, मतलब इसका युग्म है ये, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो गया, ये दोनों समीकरण लिखी है ना, तो ये समीकरण को हम क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट, और इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट का मानक रूप ये वाला होगा, और समीकरण सेकंड का जो ये समीकरण सेकंड है इसका मानक रूप ये वाला होगा, नीचे वाला होगा। ठीक है, चलो तो आप समझ गए, इस तरह से इनके मानक रूप होते हैं। अब आपको क्या सीखना है, देखिए अब हम बुक में आते हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इसके बाद हमें सीखना क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखिए ग्राफ से हल करने से पहले आपको दो बातें और सीखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको रेखाओं के बारे में पढ़ना है कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक हम केस बनाएंगे, यहाँ पर केस फर्स्ट। ठीक है, इन दो समीकरणों से आपके बनने 3 केस जो हमारे पास फॉर्मूले के रूप में यूज होंगे। केस फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ से a1 अपॉन a2, देखिए केस फर्स्ट बोलता है कि यदि a1 अपॉन a2, यानी अगर हम a1 और a2 निकाले, ये सूत्र है। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। देखना ध्यान से, केस फर्स्ट क्या कहता है, इन दोनों रेखाओं से, ये दोनों रेखाएं भी है और इनको हम समीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, समीकरण भी ये है और इन दोनों समीकरणों को हम रेखाएं भी बोल सकते हैं। तो देखना ध्यान से, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू बराबर नहीं है, ये आपको याद रखना है कि यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो इस केस में जो रेखाएं होती है वो क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। केस में क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेद करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या है, देखिए आपकी बुक में एक सारणी भी दी है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका हल ज्ञात करें, ठीक है, अगर हम हल ज्ञात करें तो केवल एक हल होगा इसका, केवल एक हल होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, यानी अगर ये वाला केस आपको कहीं पर दिख रहा है, तो इस केस में रेखाएं क्या होती है, इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और केवल एक हल होता है समीकरण युग्म का। ठीक है, एक हल का मतलब क्या है, x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, अब दूसरा देखो, केस सेकंड देखो, पहले आप केस सेकंड क्या है, यदि अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, और जो मतलब तीसरा वाला रेशियो है ना, इनके जो गुणांक है अचर पदों के, c1 अपॉन c2 ये बराबर नहीं है। ध्यान से सुनना पहले, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, यानी ये रेशियो अगर इक्वल है तीनों, तो इस केस में जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, इस केस में रेखाएं संपाती कहलाती है। ठीक है, संपाती रेखाएं, यहाँ लिख सकते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, तो रेखाएं मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये केस आपको दिखता है तो इस केस में रेखाएं क्या होगी, संपाती। और अगर संपाती होंगी तो इसमें जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी बहुत सारे हल हो सकते हैं x और y के। तो यहाँ पर लिखना आपको, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल, अनेक हल। केस नंबर थर्ड आपको क्या देखना है, केस थर्ड क्या है कि यदि अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बट जो तीसरा वाला है यानी जो c1 अपॉन c2 की वैल्यू है वो इसके बराबर नहीं आ रहा है। सवाल में आपको बात समझ में आएगी, पहले आप समझो कि यदि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं आ रहा है, यानी दो तो समान है लेकिन जो ये अगला वाला है यानी तीसरा वाला है ये समान नहीं है। अगर ये समान नहीं है तो रेखाएं
रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ क्या होगा, रेखाएं समांतर है, यानी रेखाएं कैसे होती है, समांतर। अभी सब समझाऊंगा कि समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेदी कैसे होता है और संपाती रेखाएं कैसे होती है। अभी केवल कंडीशन आप लिख लो पहले, इस चीज़ को फिर मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए A1 A2 इक्वल B1 B2, अगर ये इक्वल ना हो तीसरा वाला, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि अगर रेखाएं समांतर होगी तो समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं है, यहाँ क्या लिखना है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया है। ये केस तीनों इंपॉर्टेंट केस है, ये जो केस लिखवाई मैंने इंपॉर्टेंट केस है, ये यूज होंगे सवाल में डायरेक्ट, ठीक है। पहली बात आपको याद क्या रखना है कि A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और इसका केवल एक हल होता है समीकरण युग्म का, ठीक है। एक हल का मतलब क्या है, x की भी एक वैल्यू और y की भी एक। अब देखिए सेकंड वाला केस क्या आता है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, यानी ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो रेखाएं संपाती होती है। अगर रेखाएं संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे समीकरण के, ठीक है। और उसके बाद केस थर्ड क्या है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट C1/C2 इक्वल नहीं है इनके, तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये समांतर क्या चीज़ है, समांतर रेखाएं मतलब कैसे होती है, संपाती रेखाएं कैसे होती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती है। तो ये हम अब सीखेंगे आगे। देखिए आप अभी तक आपने केवल केस पढ़ी है, कैसे चेक करेंगे कि रेखाएं समांतर है या संपाती है, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि संपाती किसको बोलेंगे और समांतर किसको बोलेंगे और प्रतिच्छेदी किसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले वाला जो केस था वो हमने क्या लिया था, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहाँ लिख सकते हैं आप प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से आप, इसमें आपको क्या दिखना है, सबसे पहले देखिए रेखाएं आपने सीखा है। मान लिया आपके पास एक ग्राफ है, आपको मैं ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए ये आपने ग्राफ तो 9th क्लास में आपने सीखा ही है, कार्तीय तल बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसमें होता है क्या, देखिए नीचे y डैश यानी y नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, राइट साइड में x पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं के क्या मतलब है कि मान लिया कि एक रेखा इस ग्राफ में ऐसे जा रही है, एक रेखा इस ग्राफ में ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा मैंने मान लिया कि ऐसे जा रही है, कटती हुई जा रही है, ठीक है। यानी ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही है। ग्राफ के अंदर ध्यान समझ लो कि एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर काट रही है। मान लीजिए कि ये जहाँ पर कट कर रही है वहाँ पर एक बिंदु P मान लो आप, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा आपस में बिंदु P पर कट हो रही, इंटरसेक्ट हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों ही प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जो आपस में कट होती है, ठीक है। अब आपने समझ लिया प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट हो जाती है, कट हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए दूसरी रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर समझिएगा आप, दूसरी थी ठीक है। दूसरी रेखाएं देखिए, अब देखिए दूसरी वाली रेखाएं देखिए क्या होती है, ये थी संपाती, संपाती रेखाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए इसमें क्या होगा
मान लिया कि एक लाइन ऐसे है, ऐसे चल रही है, ठीक है, इसको सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन ऐसे चल रही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चल रही है, ठीक है, मान लिया, देखिए पहले इसको ऐसे बना दो, चाहो तो आप काटते तल बना दो, फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या था, वाई डैश, इधर वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर एक्स प्लस यानी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मान लिया जब मैंने एक ग्राफ खींचा और उसमें एक लाइन तो ऐसे जा रही है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ऊपर से, ठीक है, और दूसरी लाइन भी क्या कर रही है, इसी के ऊपर से जा रही है ऐसे करके, पहली लाइन तो ये आएगी पूरी लंबी और दूसरी लाइन भी यहीं से जा रही है, इसी के ऊपर मतलब टच होते हुए जा रही है, देखिए देखिए ऐसे करके, देखिए एक लाइन तो मान लीजिए बड़ी वाली लाइन है और दूसरी जो लाइन है वो इसी के ऊपर जा रही है, बिल्कुल सेम ऐसे, यानी ये छोटी वाली लाइन और ये मतलब बड़ी वाली लाइन एक ही में जा रही है, दोनों एक के ऊपर एक जा रही है, मान ली एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन भी यहीं से जा रही है, यानी ऐसे, तो ऐसी रेखाएं क्या होती है, समपाती, ठीक है, ऐसी रेखाएं क्या होती है, समपाती रेखाएं होती है, ये बात आपको ध्यान से सीख लेना है। अगर एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा जाती है तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं बोलते हैं। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब इसके बाद समांतर रेखाएं पढ़नी है। देखिए यहाँ आप हेडिंग लिख लो, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है, यहाँ आप हेडिंग लगा लो, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं को बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होगा, मान लिया ग्राफ है, ये काटते तल है मेरे पास, नीचे वाई डैश, ऊपर वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक लाइन मैंने ऐसे खींची ग्राफ में तो वो बिल्कुल सीधी गई और दूसरी लाइन भी इसके सामने से ऐसे जा रही है, नहीं पैरेलल होते हुए जा रही है, समांतर होते हुए जा रही है, देखिए ऐसे करके, देखिए एक लाइन ऐसे खींची मैंने और दूसरी लाइन इसके सामने बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, मेरी तो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है लेकिन आप इसको सीधी कर लेना है। एक लाइन मान ली ये जा रही है और एक इसके सामने जस्ट जा रही है और इनके बीच का जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, आमने सामने जाती है। जैसे कि आपने रेल की पटरी देखी होगी, रेल का जो आपने ट्रैक देखा होगा वो भी आमने सामने होता है खड़ा ऐसे करके, ठीक है, यानी ऐसे। अब आपने क्या सीखा है कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है वो आपस में कट करती है ऐसे, और जो समांतर रेखाएं होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है ऐसे, और जो समपाती रेखाएं होती है वो एक के ऊपर एक, मान ली एक रेखा अगर ये है तो दूसरी रेखा भी यहीं से जाएगी, इसी में से होके जाएगी, तो ये क्या है, ये समपाती रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं क्या होती है, समपाती रेखाएं, और ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी ये, और ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ऐसी वाली क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपने सीख लिया है यहाँ पर समांतर रेखाएं कैसे दिखेंगी, समांतर रेखाएं ऐसे दिखती है हमेशा, और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे दिखती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे दिखेंगी और समबाती रेखाएं ऐसे मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर ले बिल्कुल सही से, और अब हम आगे लेक्चर को स्टार्ट करते, प्रोसीड करते, ठीक है। तो रेखाएं आपने सीख लिया है और इन रेखाओं को चेक करने की जो शर्तें थी, 3 प्रकार की शर्तें आपको लिखवा ली मैंने, तो वो शर्तें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसके बेस पे सवाल सीखेंगे। अब डियर स्टूडेंट, एक बात हमें और सीखनी है कि संगत हल और असंगत हल क्या होता है, ठीक है। समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले अभी मैंने कंडीशन लिखवाई थी, वही हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब एक साथ इसको ध्यान से देखिए, केस फर्स्ट क्या था कि यदि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस केस में जो रेखाएं होती थी, रेखाएं क्या होती थी, अभी लिखवाया था मैंने पीछे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती थी, ठीक है, रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है।
और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ध्यान रखना, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा केस क्या था कि यदि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी ये अगर इक्वल थे तो रेखाएं क्या होती थी, समपाती, रेखाएं समपाती होती थी। अगर रेखाएं समपाती थी तो ध्यान रखना इन दोनों केस में क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अगर केस नंबर थर्ड हमने क्या पढ़ा था कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2, बट जो थर्ड वाला है यानी c1/c2 वो इक्वल ना हो, अगर वो इक्वल नहीं है तो रेखाएं समांतर होती थी। इस केस में रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, फॉर्मूले ये रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर है तो इसका ये जो समीकरण युग्म होगा वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, असंगत। ध्यान रखना एक ही केस है जिसमें समीकरण युग्म असंगत होता है, किस केस में, समांतर वाले केस में। जब रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरण युग्म असंगत होगा, रेखाएं अगर समपाती है तो संगत होगा, बस इन दोनों केस में संगत होगा। ये दोनों फॉर्मूले में क्या होगा, ये संगत होगा, और इसमें थर्ड वाले केस में ये असंगत होगा, ये आपको याद रखना है। अब हम समीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लें। अब डियर स्टूडेंट, इतना बेसिक सीखने के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 को हम समझाते हैं, ठीक है, उदाहरण 1, ठीक है। इतना बेसिक सीखने के बाद अब उदाहरण 1 को ध्यान से देखिएगा आप, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दो समीकरण दी गई है, उसको आप लिख लो पहले। उदाहरण 1 है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले दो समीकरण दे रखी है, x प्लस में 3y = 6, इसको मान लो समीकरण 1, और दूसरी दी गई है 2x माइनस में 3y = 12, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब सवाल में क्या कहता है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यानी पहले जांच करके बताना है कि ये समीकरण जो युग्म है, ये दोनों का जो समीकरण का जोड़ा है ये संगत है। अब संगत होने की कंडीशन मैंने लिखवाई है कि अगर वो तीनों केस में से अगर हमें ऊपर वाले दो केस मिल जाते हैं तो इस केस में जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, समपाती होती थी, और प्रतिच्छेदी होती थी, समांतर होती थी। तो समांतर वाले केस में समीकरण युग्म संगत नहीं होता है, सिर्फ समपाती और प्रतिच्छेदी वाले केस में समीकरण युग्म संगत होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करना है हमें कि ये दोनों समीकरण युग्म संगत है या नहीं है। अगर संगत होगा तो इनको हमें हल भी करना ग्राफ से, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या लिखवाया था मैंने, मानक रूप लिखवाया था मैंने समीकरण 1 और 2 का, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हमने सीखा है। फर्स्ट वाले का क्या था, a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 0। तो वहां से हमें तुलना करनी है, ठीक है। संगत चेक करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + 3y = 6 है। अब इस समीकरण को मानक रूप में लाना है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हमने क्या पढ़ा था, a1x b1y c1 = 0, ये था समीकरण 1 का मानक रूप। फिर a2x b2y c2 0, ये था समीकरण 2 का मानक रूप था, ये समीकरण 2 का मानक रूप, ठीक है। अब समीकरण 1 ये लिखी है, इस समीकरण को पहले इस रूप में लाना पड़ेगा, यानी जो अचर पद होता है इसको हमें बाएं पक्ष में लाना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर c1 क्या है, बाएं पक्ष में है, और इक्वल में लास्ट में 0 होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए समीकरण 1 लिखी मैंने, x + 3y, और ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, और इक्वल में कुछ नहीं तो 0 मान लो यहाँ पर। तो ये बच गई आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इस समीकरण की तुलना आपको करना है
इस समीकरण से। तो यहाँ लिख लो a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण एक का जो मानक रूप है वो ये है, ये आपको याद करना है सही से बिल्कुल, ठीक है। a1x b1y c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर और कंपैरिजन तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए x का गुणांक यहाँ पर a1 है और x के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पर आपको 1 मानना है हमेशा, ठीक है। तो यानी a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी। y का गुणांक b1 या y का गुणांक 3 है, तुलना करने पर b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। ऊपर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो ये अचर पद होता है c1 हमेशा, तो c1 की वैल्यू -6, ठीक है। चलो अब क्या करना है, समीकरण 2 से लिखना है और यहाँ से a2 b2 और c2 की वैल्यू बतानी है समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, यहाँ से देखिए पहले समीकरण 2 ये है 2x प्लस में 2x माइनस में है 3y इक्वल टू 12 है। इस समीकरण को भी आपको इस रूप में लाना है, पहले मानक रूप में लाना है, यानी जो c2 है उसको आपको लेफ्ट साइड में लाना है, यानी यहाँ पर लास्ट में 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मानक रूप में लाने के लिए 2x माइनस 3y सेम रख दिया है, प्लस का जो ये 12 है इसको लाओ इधर की साइड, तो माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल में 0। अब ये समीकरण आ गई मानक रूप में। अब इसकी तुलना करो समीकरण 2 से आप, तो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए a2 के ऊपर क्या लिखा है, 2 लिखा है, यानी a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। b2 के ऊपर क्या लिखा है, -3, यानी यहाँ पर y का गुणांक b2 है, यहाँ पर y का गुणांक -3 है, तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 की वैल्यू यहाँ आप सही से लिख लो, b2 की वैल्यू -3 हो जाएगा। उसके बाद c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c2 की वैल्यू -12 हो जाएगा, ठीक है। a2 b2 c2 आपने निकाल दी है, a1 b1 c1 आपने निकाल ली है। अब आपको चेक करना है कि ये संगत होगा समीकरण युग्म या नहीं। तो देखिए पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले चेक करने के लिए a1/a2 निकालना पड़ता है, a1/a2 खुद से निकालना पड़ेगा। a1 की वैल्यू कितनी देखिए 1, यहाँ पे 1 रख दो आप। a2 कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख लो। उसके बाद b1/b2 आपको निकालना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से, b1 कितना है 3 और b2 कितना है, b2 है -3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट हो जाएगा, -1 आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, a1/a2 की वैल्यू 1/2 आ रही है, b1/b2 की वैल्यू -1 आ रहा है। अगर दो रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, तो तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, c1/c2 को निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सीधा यहाँ क्या लिखना है कि चूंकि a1/a2 इसका मान क्या था 1/2 था और b1/b2 का मान -1 था, तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, बराबर नहीं है, इसका मान कुछ और इसका मान कुछ और है, तो ये मतलब इन दोनों के मान बराबर नहीं है। तो यानी यहाँ पर ऐसे लगाएंगे नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, ये मान इक्वल नहीं था, तो हमने क्या लिखा a1/a2 अपॉन b1/b2 क्या है, इक्वल नहीं है दोनों के। अगर इक्वल नहीं है तो इस केस में क्या होती है, इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और समीकरण युग्म संगत होता है। अभी लिखवाया था मैंने, अगर ये केस आपको जहाँ पर भी दिख गया है तो इस केस में समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसीलिए समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है कहीं पर तो समीकरण युग्म संगत होता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको समझाया है कि अगर ये पूछता कि रेखाएं जांच करो, तो रेखाएं हम क्या लिखते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, लेकिन इसने पूछा कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं, तो हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले ये निकाल के देखा। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो समीकरण युग्म संगत होता है। अब अगर समीकरण युग्म संगत है
तो हमें इसको हल भी करना है। ठीक है, सवाल में कहा है कि जांच करो कि समीकरण युग्म संगत है, अगर संगत है तो उन्हें हल भी कीजिए। ठीक है, तो उन्हें हल करना ग्राफ द्वारा। तो पहले आप इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, अब हमने चेक कर लिया है कि ये दोनों समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब संगत है हो गया, अब इसे हल करना है ग्राफ द्वारा। तो कैसे करेंगे, ग्राफ से हल करने के लिए आपको बिंदु चाहिए होंगे। तो बिंदु कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ग्राफ से। ठीक है, समीकरण 1 से पहले लिखो आप, समीकरण 1 से दोबारा आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ से देखिए आप एक चर की वैल्यू निकाल लो पहले। सपोज मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 6 माइनस में देखिए ये 3y वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। x की वैल्यू आपने निकाल लिया है। अब आपको ऐसे सारणी बनानी पहले। ठीक है, ग्राफ के लिए आपको एक ऐसे बॉक्स बना देना है समीकरण 1 के लिए, और इस बॉक्स के अंदर हमें केवल 2 बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर बिंदु चाहिए, एक यहाँ पर बिंदु चाहिए। यहाँ ऊपर x लिखना होता है, यहाँ y लिखना होता है ग्राफ के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसका हल भी चाहो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं साइड में। देखिए आपको x की वैल्यू कुछ भी रखनी, अपने से कुछ भी रख लो आप, x y की वैल्यू कुछ भी रख दो कि जब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखता हूँ, लेकिन आपको ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है कि इसका आंसर एक पूर्णांक मिले, पूर्ण संख्या मिले, यानी 0 1 2 3 4 5 मिले। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे फिर आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि पुट y के स्थान पर आप पहले एक बार क्या रख लो, 0 रख लो। जैसे ही मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, y x सेम रहेगा, 6 सेम रहेगा, 3 इंटू में y की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस में 0, यानी x इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने y यहाँ पर 0 रखा, यानी y का मान कितना रखा, 0 रखा, x का मान कितना मिला, यहाँ पर 6 मिला, तो यहाँ पे 6 आएगा, x के सामने 6। अब दोबारा यदि मैं यहाँ पर पुट, अब सेकंड केस में यदि मैं x की वैल्यू यानी y का मान यहाँ पे 2 रखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ रख लो पुट कि यहाँ पे लिख दिया मैंने पुट, तो y इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पर y का मान 2 रखता हूँ तो दोबारा रख के देखो आप, x इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस में यहाँ पर रखना है, तो 3 इंटू में y की वैल्यू 2, तो कितना आएगा, x इक्वल टू 6, और 3 2 जब 6 हो जाएगा तो x इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, अब देखिए हमने क्या पाया, हमने जब यहाँ अपनी साइड से कुछ भी y की वैल्यू हमने क्या रखी है, 2 रखी है, x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही, 0 मिल रही है। एक बिंदु तो हमने निकाल लिया और 2 बिंदु बहुत है ग्राफ के लिए। ठीक है, अब सेकंड केस में देखिए आपको लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। अब यहाँ से भी आप देखिए एक चर की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं 2x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 12 सेम रहेगा, ये 3y उधर जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 प्लस में 3y, और इंटू का 2 जाएगा डिवाइड में 2। ठीक है, अब अपनी साइड से आपको कुछ एक वैल्यू पुट करनी है x और y की। ठीक है, इसके नीचे आप ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। अब वैल्यू आप साइड में निकाल के यहाँ पर फिल कर ले। ठीक है, x और y। अब देखिए ध्यान से, आप इधर साइड में देखिए इसको कि x की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, आप लिख सकते हैं कि पुट y इक्वल टू 0। साइड में आप इसको दिखा सकते हैं ऐसे रख करके, x सेम रहेगा, यहाँ पर आपको y की वैल्यू 0 रखनी है, बाकी सेम, 3 इंटू में y की वैल्यू 0 बटे में 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 12 प्लस 3 इंटू 0 कितना होगा, 0 बटे में 2, तो x इक्वल टू 12 बाई 2 हो जाएगा, 2 6 12, x इक्वल टू कितना आएगा, 6। यानी जब मैंने y की वैल्यू रखी है 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। अब दोबारा कुछ हो रख लो आप पुट, दोबारा आपको कुछ हो रखना है यहाँ पर। अब यदि अगर मैं x की वैल्यू यानी y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो कितना होगा, यहाँ पर 2 रखने से ये 6 होगा, फिर ये 18 आएगा, यानी बड़ी वैल्यू आएगी, तो थोड़ा आप यहाँ पर छोटी वैल्यू लो। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू -2 रखता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, पुट y की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया -2, कुछ भी रख सकते, होल नंबर आप रख सकते कुछ भी, लेकिन आंसर आपका इंटीजर में आना चाहिए हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे मतलब ग्राफ पे जो बिंदु प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आती है और आंसर एकदम एग्जैक्ट मिलता है होल नंबर रखने से। ठीक है,
-2 है, तो माइनस वाली नंबर भी आप यहाँ रख सकते हैं, प्लस वाली नंबर भी आप यहाँ रख सकते हैं। बस जो आपका आंसर आना चाहिए वो एक इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, यानी होल नंबर आपको मिलना चाहिए, पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं y की वैल्यू -2 यहाँ रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 प्लस में 3 गुणा y की वैल्यू -2 हो जाएगा, बटे में 2 चल रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो, देखिए 12 से प्लस माइनस माइनस का 3 2 6 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, बटे में 2 2 3 6, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जब मैंने x की वैल्यू देखिए, जब मैंने y की वैल्यू -2 रखी, तो y यहाँ लिखा तो y के सामने -2 लिख लो आप। जब y की वैल्यू -2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो x के सामने 3 आपको रखना है। ठीक है, तो यानी ये दोनों बॉक्स आपने निकाल लिए। अब हमें इसे हल करना है ग्राफ से। अब देखिए ग्राफ से हल करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों समीकरण के अंदर आप ध्यान से देख लो बिंदु, अगर एक बिंदु दोनों में सेम आ रहा है ना तो वही हल होता है। देखिए यहाँ पर 6,0 आ रहा है, पहली समीकरण का जो बिंदु है एक वो 6,0 है और दूसरी समीकरण का बिंदु भी 6,0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हल तो इसका यही आएगा, x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ से आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें x की वैल्यू 0 आएगी, 6 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो अब देखिए आपको अपने पास एक ग्राफ कॉपी रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रफ में समझा रहा हूँ, आपको यही सारा काम अपनी कॉपी में करना है। ग्राफ कॉपी आप ले ले। ठीक है, तो पहले इस बॉक्स को मैं इधर सेट करता हूँ, x और y था, इधर x इधर y, फिर 6 और 0, ये था समीकरण 1 का ग्राफ, मतलब बॉक्स। ठीक है, बिंदु थे ये, समीकरण 1 के लिए ये बिंदु निकाले थे मैंने, और ये समीकरण 2 के लिए निकाल रखे हैं। तो ये समीकरण भी हम यहाँ लिख लेंगे पहले। ठीक है, समीकरण 1 भी हम लिख लेते हैं। देखिए पहले ये था समीकरण 1 का, तो ये मैंने रफ कर लिया, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ समीकरण 1 को। ये थी समीकरण 1 का बिंदु था ये। ठीक है, और ये था 2x - 3y इक्वल टू 12, ये थी समीकरण 2 की बिंदु। अब क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाना है, तो आपके पास एक ग्राफ कॉपी होनी चाहिए। इनका हमें ग्राफ खींचना है दोनों समीकरण का, तो इनका ग्राफ खींचने के लिए आपके पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए, तो आप उसको ले ले पहले। ठीक है, मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, आपको यही काम अपनी ग्राफ कॉपी में करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक आपको यहाँ पर लाइन खींच के आपको समझा लेता हूँ मैं। आपको सबसे पहले कार्तीय तल बनाना है, यानी एक्स वाई एक निर्देशांक बनाना है, कार्तीय तल ऐसे करके। इसमें एक आपने एक्स अक्ष माना और एक आपने वाई अक्ष मान लिया। ये काम आपको ग्राफ की कॉपी में करना है, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही करना है ग्राफ कॉपी के अंदर। देखिए यहाँ पर लिख लो आप, क्या इधर की साइड आप लिखेंगे क्या, ऐसे आपको एरो लगाना है, बिल्कुल सेम ग्राफ कॉपी के अंदर। ठीक है, नीचे की साइड आपको वाई डैश लिखना है, ऊपर वाई प्लस लिखना है। इधर की साइड आपको वाई एक्स डैश लिखना है और राइट साइड में एक्स लिखना है, खाली एक्स प्लस, यानी ये एक्स की क्या है, प्लस वाली साइड है, ये एक्स की माइनस वाली साइड है, ये वाई की प्लस वाली साइड है और ये वाई की माइनस वाली साइड है। अब देखिए एक्स में जो हाईएस्ट बिंदु है, अधिकतम मान कितना है, एक्स का यहाँ पर 6 है, अधिकतम मान 6 दोनों में, और वाई का मान कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, हम 6 तक हम लेके चलेंगे। यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0,0, अब यहाँ पर एक डिस्टेंस आपको सेम रखना है बीच का। ठीक है, ग्राफ कॉपी के अंदर, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मान लीजिए 6 है। डिस्टेंस आपको इनके बीच का जो दूरी है ना, ये आपको सेम सेम रखनी है, तभी सेम आएगा आंसर। यहाँ 1, इधर में 2, इधर प्लस का 3, इधर प्लस का 4, इधर प्लस का 5 और इधर प्लस का 6। नीचे देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इधर देखिए -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, 6, y की वैल्यू 0। ये वाला x है पूरा अक्ष। ठीक है, ये क्या है, x अक्ष है पूरा। यहाँ पर दिखना आपको x पे 6 दिखना है प्लस का,
एक्स अक्ष तो ये है, इस पर 6 कहाँ पे आएगा प्लस का, ये है एक्स पे 6 और वाई के सामने 0 है। तो देखिए एक्स पे 6 ये रहा और y और x 0 हमेशा यहाँ पर होगा। देखिए y भी यहाँ पर 0 है इस बिंदु पर और x भी यहाँ पर 0 है। तो x पे 6 यहाँ पर आएगा और y पे 0 आएगा, तो यानी 6 और 0 के सामने यानी यहाँ पर होगा। ठीक है, 6 तो यहाँ पर आ गया और 0 चाहिए आपको y पर, तो इसी के सामने यहाँ पर देखिए ये यहाँ 0 यहाँ 6, तो यानी यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा x पर 6 y पे 0, इसको आपको थोड़ा होल्ड करना, डार्क करना है। x पे 6 y पे 0 यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए x पे 0, x 0 कहाँ पर होगा, इस बिंदु पर होगा x 0, x पे 0 y पे 2, x पे 0 और y पे 2 यहाँ पर है, तो यानी 0 और 2 के पास, यानी 0 के सामने 2 पर जाना है, y पे 2 है, तो हमें से पहले x वाला बिंदु लिखा जाएगा x 0 y 2 ऐसे। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है, इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कम लिया, आपको ज़्यादा लेना है, जितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होता पर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सही से कर ले, ऐसे करके लाइन आप खींच लें यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा पास पास रख दिया बिंदु, इसलिए थोड़ा सा छोटा अगर आ पाएगा। ठीक है, ऐसे करके इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। ठीक है, क्या किया, एक बिंदु मेरा यहाँ पड़ा था और एक बिंदु मेरा यहाँ पड़ा था, तो इनको मैंने मिला दिया। ठीक है, आपको भी सेम मिला देना है जहाँ पर ये बिंदु आएंगे, और ये जो रेखा थी इसका समीकरण भी आपको लिख देना है। तो इस रेखा का समीकरण क्या आता है, जो ये बिंदु मैंने प्लॉट किए इसका समीकरण ये था, तो इस रेखा के ऊपर आपको समीकरण लिखना है x + 3y = 6। अब क्या करना है, इस जो ये बिंदु है समीकरण 2 के, ये आपको यहाँ पर प्लॉट करने, ग्राफ पे दर्शाने हैं। x पे 6 ये यहीं पर कॉमन पॉइंट है और y पे 0 बिल्कुल सेम पॉइंट यहाँ पड़ रहा है, यानी दूसरा बिंदु भी यहीं पर आ रहा है। ठीक है, यहीं पड़ रहा है। उसके बाद देखिए x पे 3 है प्लस का और y पे 2 है माइनस का, यानी x पे 3 ये रहा और y ये रहा, माइनस वाली साइड ये रही y की, तो माइनस का 2 ये रहा y पर। x पे हमें जाना है +3 और y पे जाना है -2। x पे जाना है हमें +3, y पे जाना है -2, यानी 3 और -2 के सामने कहाँ पर हो रहा है, ये 3 के सामने, ये 2 के सामने, नहीं यहाँ पर इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू -2 होगी। अब इसको आपको मिलाना है, एक पॉइंट यहाँ पर आया था देखिए 6,0 यहीं पर आएगा, सेम पॉइंट है ये, और जब ये पॉइंट हमने प्लॉट किया तो ये x पे 3 और y पे -2 के सामने यहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। ठीक है, ये वाले बिंदु ऐसे करके ये वाला। ठीक है, आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, एक बिंदु यहाँ आया था, एक बिंदु यहाँ आया था, इनको हमने मिला दिया बिल्कुल स्केल के द्वारा ऐसे करके। अब इस लाइन की समीकरण क्या थी, इस वाली इस मतलब जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स की समीकरण ये थी हमारे पास, यानी ये समीकरण यहाँ लिख देनी है आपको 2x - 3y = 12। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण लिखना जरूरी है, सेम ऐसे लिख दिया। अब आपको देखना हल के लिए, ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पर कट हो रही है, ये रेखा और ये रेखा कट हो रही है बिंदु 6,0 पर, यहाँ पर कट हो रही है आपस में 6,0 पर। तो पहली वाली वैल्यू x की होती है और दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। तो आपको लिखना है ग्राफ द्वारा हल। तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें इस बिंदु 6,0 पे काट रही है, आपस में कट हो रही है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहले वाली वैल्यू x की और दूसरे वाली y की, तो y = 0, x = 6, y = 0। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो अगर दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन पॉइंट होता है, वही आंसर आता है हमेशा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको ये बात समझ में आएगी होगी, और ये सारा काम आपको ग्राफ कॉपी के अंदर करना है। ठीक है।